बीते लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़कर 99 तक पहुंच गईं तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पूरे जोश में नजर आए। ऐसा लग रहा कि 10 साल बाद विपक्ष मोदी सरकार को ठीक ठाक घेरने की ताकत में आई। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी लोकसभा चुनावों में मिली सफलता के सिलसिले को आगे नहीं बढ़ा पाई। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र में हार के बाद दिल्ली में दिखी उलझन ने कांग्रेस के अंदर की बड़ी खामी की तरफ इशारा कर दिया। देश की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाली वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर प्रकाशित एक लेख में कांग्रेस के हालात का सटीक विश्लेषण किया। कांग्रेस पार्टी की रफ्तार धीमी पड़ने वाली है। इस बात पर एक राजनीतिक पंडित ने चुटकी लेते हुए कहा, इसमें नया क्या है। जून 2024 में पार्टी ने जोर पकड़ा था। 17वीं लोकसभा में कांग्रेस की सीटें लगभग दोगुनी हो गई थी। 52 से बढ़कर 99 सीटें जीत ली थी। खास बात यह है कि बीजेपी 240 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। बहुमत से कम सीटें होने के कारण भाजपा को सहयोगियों के साथ सरकार बनानी पड़ी। 543 सदस्यों वाले सदन में 99 सीटें कोई बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन यह कांग्रेस के पक्ष में बढ़ते जनाधार का संकेत जरूर था। अचानक कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार हुआ। राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। एक आत्मविश्वास से भरा विपक्ष अनिश्चित सत्ताधारी दल का सामना कर रहा था। सत्ताधारी दल अब तक आम चुनावों में मिली हार से उभर नहीं पाया था। फिर आई हरियाणा में कांग्रेस की हार। हालांकि कांग्रेस ने 90 में से 37 सीटें जीती, लेकिन उसका वोट शेयर बीजेपी से सिर्फ 1% कम था। इस नतीजे ने कई लोगों को हैरान कर रख दिया। बीजेपी के लोग भी हैरान थे। कई लोग मानते हैं कि जाट बहुलता के खिलाफ एकजुटता बनी। बीएस हुड्डा टिकट बंटवारे में अहम भूमिका निभा रहे थे। इससे जाट वर्चस्व का डर पैदा हुआ। कुछ का मानना है कि कांग्रेस में गुटबाजी और बड़ी संख्या में बागियों की जमात हार का कारण बनी। हरियाणा में हार कांग्रेस की अपनी गलतियों का नतीजा थी। महाराष्ट्र के नतीजों ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों एनसीपी शरद पवार और शिवसेना यूबीटी को हिलाकर रख दिया। सिर्फ 4 महीने पहले ही महाविकास आघाड़ी ने 48 में से 30 लोकसभा सीटें जीती थीं। हरियाणा और महाराष्ट्र ने कांग्रेस का मनोबल तोड़कर रख दिया, लेकिन दिल्ली ने उस रफ्तार को छीन लिया जो उसने 2024 के मध्य में हासिल कर ली थी। दिल्ली में कांग्रेस तीसरी बार खाता भी नहीं खोल पाई। 70 में से 60 विधानसभा क्षेत्रों में उसकी जमानत जब्त हो गई। दिल्ली ने कांग्रेस के भ्रम को भी उजागर कर दिया। पार्टी किस रास्ते पर चले, इसे लेकर असमंजस है। क्या उसे अकेले चुनाव लड़ना चाहिए और अपना संगठन मजबूत करना चाहिए, या फिर बीजेपी को हराने के लिए इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर चलना चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। केजरीवाल ने गठबंधन नहीं किया। शायद हरियाणा में आप के साथ गठबंधन से इनकार करने का बदला लिया। दोनों पार्टियों को नुकसान हुआ। 13 सीटों पर आप उम्मीदवार कांग्रेस के वोटों से कम अंतर से हार गए। कांग्रेस को 6.35% वोट और आपको 43.6% वोट मिले। दोनों मिलकर आधे वोट हासिल कर सकते थे। राजनीति में एक और एक जोड़ हमेशा 2 नहीं होता, लेकिन इस मामले में मुस्लिम और दलित वोटों को एकजुट करने का अच्छा मौका था। ये दोनों पार्टियों के मुख्य वोट बैंक हैं। आपकी हार का जश्न मनाते हुए कांग्रेस ये भूल गई कि यह हार उसके और विपक्ष के लिए भी एक बड़ा झटका है। बीजेपी की जीत से देश पे पार्टी की पकड़ मजबूत हुई, कमजोर नहीं। कांग्रेस में कई लोगों ने यह मान लिया कि आपका खात्मा ही कांग्रेस के पुनरुत्थान का एकमात्र रास्ता है, कि आप कांग्रेस की कीमत पर ही बढ़ी है। यह बात सही है, लेकिन इसका उल्टा जरूरी नहीं कि सच हो। आपका वोट शेयर इस बार 10% कम हुआ। इसमें से कांग्रेस को सिर्फ 2% अतिरिक्त वोट मिले और कोई सीट नहीं मिली। बाकी वोट बीजेपी ले गई और 8 से 48 सीटों पर पहुंच गई। कांग्रेस कभी एक छत्र छाया वाली पार्टी थी। वो मध्य वर्ग तक पहुंचने में नाकाम रही। दलितों और अल्पसंख्यकों के अलावा 1998 से 2013 के बीच शीला दीक्षित के नेतृत्व में मध्यम वर्ग कांग्रेस का मुख्य आधार था। 2009 में पार्टी ने शहरी सीटें जीती। इसकी वजह से कांग्रेस दूसरी बार केंद्र की सत्ता में आई। लेकिन इस बार कांग्रेस नेता जाति, जनगणना और संविधान के बारे में रट्टे रटाए बातें करते रहे। वो दिल्ली के महत्वाकांक्षी लोगों से बात नहीं कर रहे थे। ये लोग मुफ्त की चीजों से ज्यादा चाहते थे। वे एक आधुनिक राजनीति चाहते थे, जहां वो आसानी से सांस ले सके, साफ पानी पी सकें, गड्ढों वाली सड़कों से न गुजरते हुए काम पर जा सकें और कचड़े के ढेर के पास रहने को मजबूर ना हो। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात करें, जिनमें हाल ही में हुए राज्य चुनावों में लड़ने वाले भी शामिल हैं। वो राज्य दर राज पार्टी संगठन की कमी का रोना रोते हैं। पीसीसी, डीसीसी और ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता जो भावनाओं को वोटों में बदलते हैं, लगभग ना के बराबर है। नतीजतन अंतिम समय में उम्मीदवारों का चुनाव होता है। चुनावी रणनीति जल्दबाजी में बनाई जाती है। ये काम के लिए पर्याप्त नहीं होता, जैसा कि दिल्ली में हुआ। इन छूटे हुए अवसरों ने कांग्रेस को वह गति छीन ली जो उसने पिछले साल हासिल कर ली थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेतृत्व ने अब तक शरद पवार के उस प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया जो उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिया था। पवार ने कहा था कि उनकी जैसी क्षेत्रीय पार्टियां या तो कांग्रेस में विलय हो सकती हैं या जीओपी के साथ और ज्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़ सकती हैं।
अलग अलग समय पर पार्टी छोड़ने वाले कांग्रेस नेताओं की वापसी से लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस को बढ़ावा मिलता। इससे राजनीतिक माहौल में नई जान आई। छत्तीसगढ़ की नगर निकाय चुनावों में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज कर ली है। भाजपा ने राज्य के सभी 10 नगर निगम चुनावों में जीत हासिल करके कांग्रेस का सूपड़ा साफ करके रख दिया। वहीं नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में भी भगवा आगे है। भाजपा ने कांग्रेस को पछाड़कर रायगढ़ नगर निगम का चुनाव भी जीता है। यहां से चाय का दुकान चलाने वाले भाजपा के मेयर प्रत्याशी जीवर्धन चौहान जीते हैं। जीवर्धन चौहान ने कांग्रेस के प्रत्याशी जानकी काटजू को 34,000 वोटों से भारी अंतर से हराया है। जीवर्धन चौहान ने जीत का श्रेय रायगढ़ की जनता को दिया। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और रायगढ़ विधायक एवं राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को धन्यवाद दिया, जिनकी वजह से उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि वो रायगढ़ के महापौर के रूप में विकास का काम करेंगे। चुनाव जीतने के बाद भी जयवर्धन सिंह चौहान अपनी दुकान में लोगों को चाय पिला रहे हैं। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री जीवर्धन ने कहा कि वो पहले भी चाय वाला थे और अब भी चाय वाला बनकर लोगों के बीच रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो अपनी दुकान में रहकर ही लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि वो रायगढ़ में मूलभूत सुविधाओं की कमी नहीं होने देंगे। जीवर्धन चौहान की जीत पर ओपी चौधरी ने कहा कि रायगढ़ की जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलने का पूर्ण विश्वास था। पिछले 1 साल में लोगों ने राज्य में विकास की नई राजनीति को देखा। चाय का ठेला चलाकर ईमानदारी से जीवन यापन करने वाले जीवर्धन चौहान और भाजपा पार्षदों को जनता ने जो आशीर्वाद दिया, उसे हृदय से स्वीकार करते हुए भाजपा लोगों की आशाओं के अनुरूप काम करती रहेगी। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान जीवर्धन चौहान के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जमकर प्रचार किया था। इसके साथ ही अलग अलग समय पर दोनों बड़े नेताओं ने जीवर्धन चौहान के ठेले पर चाय भी बनाई थी और लोगों को पिलाई थी। इसके कारण चुनाव से पहले ही रायगढ़ के मेयर उम्मीदवार घोषित हो चुके जीवर्धन चौहान भारी मतों से जीते। रायगढ़ के नगर निकाय चुनाव में भाजपा को 33 वार्डों में जीत मिली, वहीं कांग्रेस 12 वार्डों पर सिमट कर रह गई। एक वार्ड में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। इसके साथ ही 2 निर्दलीय भी जीते हैं। रायगढ़ में करीब 69.68% मतदान हुआ। यहां मेयर के लिए 7 और वार्ड पार्षद के लिए 144 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। रायपुर में भाजपा ने 15 साल बाद वापसी कर ली है। भाजपा ने नगर निगम की सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं 49 नगर पालिकाओं में 36 पर भाजपा ने जीत दर्ज की है, जबकि 7 में कांग्रेस, 1 में आप और 5 निर्दलीय जीते हैं। बता दें कि 10 नगर निगमों में मेयर और पार्षदों के साथ 39 नगर पालिकाओं और 114 नगर पंचायतों समेत 173 नगरीय निकायों के अध्यक्ष और पार्षदों के लिए चुनाव हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा महाकुंभ को लेकर दिए गए बयान पर विवाद गहरा चुका है। इसके बावजूद उनकी पार्टी के कई नेताओं ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद लोगों की नजर गांधी परिवार के अगले कदम पर जा टिकी है। बता दें कि एक रैली के दौरान खड़गे ने एक सवाल उठाया था कि क्या गंगा में पवित्र स्नान करने से देश में गरीबी खत्म हो जा सकती है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। उनका दावा था कि उन्होंने भाजपा नेताओं की आलोचना के लिए ऐसे बयान दिए। उनके बयान के बीच इंडिया गठबंधन के सहयोगी अखिलेश यादव और उनकी पत्नी ने सबसे पहले कुंभ में स्नान किया। हाल ही में कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, उनके बेटे, राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट सहित कई कांग्रेसी स्नान करने के लिए प्रयागराज की यात्रा कर चुके हैं। दिग्विजय सिंह और उनके बेटे कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और सचिन पायलट ने कुंभ में जाकर स्नान किया। इन सभी नेताओं को यह समझ है कि हिंदू आस्था एक ऐसा विषय है जिसके हल्के में नहीं लिया जा सकता। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान जो गलतियां हुई थीं, उसे दोहराया नहीं जा सकता। बता दें कि कांग्रेस ने इसे सरकारी आयोजन कहकर छोड़ दिया था। हालांकि पार्टी के बाद में मंदिर जाने का दावा किया गया था, लेकिन अब तक कोई प्रमुख नेता अयोध्या में नहीं दिखाई दिया है। कांग्रेस के सूत्र गांधी परिवार के महाकुंभ में जाने पर चुप है। 2001 में सोनिया गांधी को गंगा में पवित्र स्नान करते हुए देखा गया था। उस समय भाजपा उनके धर्म और उनकी जाति को लेकर सवाल उठाती थी। इसी बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने समाचार एजेंसी IANS से बात करते हुए एक पुष्टि की कि राहुल गांधी महाकुंभ जाएंगे। अजय राय ने कहा, कुंभ में कांग्रेस के नेता पहले भी जाते रहे हैं। हमारी नेता प्रियंका गांधी और उससे पहले भी कई नेता कुंभ गए हैं। ऐसे में अब हम सभी लोग कुंभ में जाएंगे और पवित्र स्नान करेंगे और हर हर महादेव का उद्घोष करेंगे। हम लोग महाकुंभ जरूर जाएंगे। उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी के महाकुंभ जाने की चर्चा को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। जहां एक और कांग्रेस कह रही है कि उनके नेता पहले भी कुंभ जाते रहे, वहीं भाजपा इसे नौटंकी बता रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि वोट बैंक की राजनीति के चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी संगम जा रहे हैं। इससे पहले भाजपा विधायक राम कदम ने राहुल गांधी के संगम जाने पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि कुंभ में स्नान करने का अधिकार हर उस व्यक्ति को है जिनको श्रद्धा है, लेकिन राहुल गांधी के बयान सनातन विरोधी होते हैं। ऐसे में क्या उनको मन से श्रद्धा है? अगर है तो वो जरूर महाकुंभ जाएं और संगम में डुबकी लगाएं।
उन्होंने कहा कि लेकिन नौटंकी और पाखंड या हिंदुओं के कुछ वोट उनको मिल सके, इसलिए वो महाकुंभ में ना जाए। पूर्व में उनके साधु संतों और सनातन को लेकर बयानबाजी देखकर लगता नहीं है कि वो श्रद्धा से जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ नौटंकी करने के लिए जा रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ मची, जिसमें कई बच्चे समेत 18 लोगों ने जान गंवा दी। इस हादसे के बारे में आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। लालू यादव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और रेलवे को घेरते हुए कहा कि उनको इस घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इतना बयान देने के बाद जब मीडिया ने लालू यादव से कुंभ के बारे में सवाल किया तो लालू यादव ने कुंभ को बेमतलब बताने के साथ ही फालतू भी कह दिया। लालू यादव के महाकुंभ को फालतू बताए जाने पर सियासत गरमाने के आसार हैं। विपक्ष के कई नेता पहले ही प्रयागराज महाकुंभ के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी कर चुके हैं। उनके बयान से सियासत गरमाई थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि कुंभ से बेरोजगारी और गरीबी दूर नहीं होगी। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा था कि महाकुंभ में इतने लोग नहा रहे हैं कि वहां गंदगी हो गई है। वहीं संजय राउत के भाई सुनील राउत ने भी कहा कि लोगों को पाप धोते देख उनके पाप मेरे शरीर से तो नहीं चिपक जाएंगे, ये सोचकर मैंने डुबकी ही नहीं लगाई। जबकि सपा के सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि मान्यता है संगम में नहाकर व्यक्ति का पाप धुल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब नर्क में कोई बचेगा ही नहीं और स्वर्ग में हाउसफुल हो जाएगा। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हुई थी। प्रयागराज में महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को होना है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के पर्व पर अंतिम अमृत स्नान होगा। यूपी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक प्रयागराज के महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है, जबकि यूपी सरकार को अंदाजा था कि 26 फरवरी तक 45 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान करने आ सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भूटान नरेश और पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भी महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। कांग्रेस के कई नेताओं ने भी महाकुंभ में स्नान किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मनोज शर्मा ने कहा कि लालू यादव अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। आरजेडी नेताओं ने हमेशा हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को अपमानित किया। महाकुंभ को निरर्थक बताने वाले लालू प्रसाद के बयान से हिंदू धर्म के प्रति पार्टी की मानसिकता उजागर होती है। इसी कड़ी में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी लालू यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राजद प्रमुख लालू यादव शवों पर राजनीति करते हैं। लालू यादव द्वारा रेल मंत्री का इस्तीफा मांगने पर डिप्टी सीएम ने कहा कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए पूरे रेल को एक तरह से बेच दिया। ऐसे व्यक्ति का यह बयान उनकी गंभीरता को नहीं दिखाता। राजद के महाकुंभ से जुड़े एक बयान को लेकर उन्होंने कहा कि लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की राजद की मानसिकता रही है। सनातन की संस्कृति पर वो लोग हमेशा चोट करते रहे हैं। सनातन के धर्मगुरुओं, धर्म ग्रंथों पर उनकी मानसिकता साफ झलकती है। ऐसे लोग तुष्टीकरण के लिए अपने संस्कार को भी भूल चुके हैं। वहीं भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर उनके विवादित बयान को लेकर शनिवार को जोरदार निशाना साधा। भाजपा नेता ने कहा कि उन्हें इस तरह का बयान देने से बचना चाहिए, ये सनातन का अपमान है। शाहनवाज हुसैन ने न्यूज एजेंसी आईएनएस से कहा, लालू प्रसाद यादव ने सनातन का अपमान किया, उन्हें इस तरह के बयान से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, कई लोगों की जान चली गई, जिस पर देश के प्रधानमंत्री ने दुख जताया है और गहरी संवेदना प्रकट की है। लालू प्रसाद यादव सहित पूरे विपक्ष को भी संवेदनशील होकर बयान देना चाहिए।